Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you? We are We are fine, ma'am. And what about We you? are fine, ma'am. I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 10 के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस हुआ था, है ना? कलम की सवारी वाले क्वेश्चन पे Yes, ma'am. आप लोगों ने जो होमवर्क दिया गया था कंप्लीट किए थे? हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कलम की सवारी में कितने क्वेश्चन पे डिस्कस हुआ था? मैम होमवर्क दिया गया था। अब सारा क्वेश्चन तो नहीं दिया गया था ना, 2 ही क्वेश्चन शायद दिए थे। मैम फोर No, ma'am. Question number 4, sir. क्वेश्चन नंबर 4 तक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं फिर से एक बार, देखते हैं कितने लोगों ने किया है। हरित क्रांति की सफलता और चमत्कार की कहानियों का आगम जी पर क्या प्रभाव पड़ा? गौरव आप बताएंगे? गौरव। Yes, ma'am. हरित क्रांति की सफलता और चमत्कार की कहानियों का आगम जी पर क्या प्रभाव पड़ा कि वे शहर का मोह त्याग कर गांव जाने की फैसला किया और गांव जाकर उन्हें हल और बैल की आवश्यकता और हलवाई की आवश्यकता पड़ी। उन्हें हल और बैल तो खरीदने वाले सामान थे, उन्होंने खरीद लिए, लेकिन हलवाई के लिए वहां पर कोई नहीं था। इसलिए वह एक एकदम गांव के एकदम सुस्त इंसान कल्लू से मिले और वह उनका हलवा बना। बेटा देखिए, आप तो मतलब हरित क्रांति पहला तो आपने सही कहा, लेकिन बाद वाले जो हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में होगा। खेती के लिए हलवाई की खोज अगम जी के लिए किस प्रकार एक चुनौती बन गई। इस पे आपको बाकी चीजें बतानी थी कि हल और बैल तो मतलब उन्होंने खरीद लिए, लेकिन हलवाई के लिए कोई नहीं मिल रहा था। तो ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताना था। फर्स्ट में आपको बस इतना ही बताना था कि जो है प्रभाव पड़ा कि वो शहर का मोह त्याग कर गांव में खेती कराने के लिए चले आए, है ना? आप दोनों Yes, क्वेश्चन, ma'am. हाँ, दोनों का आंसर एक में ही बोल रहे हो। आपका ये जितना आप बोले हो इसमें दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर है, ठीक है? अगर आप ऐसे लिखे होंगे तो दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा। चुनौती तो हाँ जो बता रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का है वो, कि नहीं मिल रहा था तो बाद में उन्हें एक गांव का सबसे आलसी व्यक्ति था उसी को चुनना पड़ा, दोनों टाइम चाय के देने के शर्त पर, है ना गौरव? Yes, ma'am. हाँ, चलिए Yes, ma'am. अगला देखते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आपका एक में ही जुड़ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। प्रायः Yes, ma'am. साहित्यकारों के नाम के आगे एक उपनाम क्यों जुड़ा होता है? किन्हीं 3 साहित्यकारों के नाम लिखे जिनके नाम के आगे उपनाम जुड़ा हो। अभिषेक आप बताएंगे? Yes, ma'am. मैम प्रायः साहित्यकारों के नाम के आगे एक उपनाम जुड़ा होता है क्योंकि वे साहित्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाते हैं और उनके योगदान के कारण उन्हें उनके प्रशंसकों द्वारा अनेक उपाधियां और उपनाम प्राप्त होती हैं। अंत में वे इसी उपनाम से लोकप्रिय होते हैं और सम्मानपूर्ण हो जाते हैं। 3 साहित्यकारों के उपनाम: सूरदास, अष्टछाप का जहाज, वात्सल्य रस सम्राट आदि। तुलसीदास, कवि शिरोमणि, लोकनायक आदि। वाल्मीकि।
ये तो आपके जो है मतलब हिंदी साहित्य के जो शिरोमणि है बिल्कुल, मतलब आदि मध्यकाल के सूर तुलसी हैं। बाद वाल्मीकि तो आदिकाल के कवि माने गए हैं, लेकिन वर्तमान काल में मतलब जो कवि है आधुनिक काल वाले कवि, उनमें से भी तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है जो उपनाम जुड़ा हुआ है। मुस्कान आप बताएंगी आधुनिक काल के कवियों का? जैसे सूर तुलसी, ये तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल के कवि हैं, और वाल्मीकि जी आदिकाल के कवि हैं, लेकिन आधुनिक काल के कवि हैं, उनके उनके भी नाम के आगे उपनाम जुड़ा हुआ है, उनके बारे में बताएंगी मुस्कान? मुस्कान मैम आपकी वॉइस रुक गई। बेटा आप लोग वीडियो ऑन रखिए। प्राची, अभिषेक पांडे, गौरव आप बता पाएंगे आधुनिक काल के कवियों के बारे में, उपनाम जिनके जुड़े हों? मुस्कान बेटा यस मैम। बताइए बेटा। मैम जैसे मैथिली शरण गुप्त का रसिकेंद्र एंड राष्ट्र कवि, हरिवंश राय बच्चन का बच्चन जी, और जनता के बीच के कवि अब्दुल हसन अमीर खुसरो। देखिए बेटा, उपनाम जैसे अगम जी, अगम है ना, तो इनका जो नाम है वही पीछे उपनाम के रूप में जुड़ा हुआ है। वो तो विशेष उपाधियां जो दी जाती हैं नाम के, वो आपका होगा, लेकिन उपनाम अगर हम करेंगे तो जो नाम है वही नाम पीछे भी लगे। जैसे जयशंकर प्रसाद, तो हमको इनको संक्षेप में उपनाम इनका प्रसाद है। रामधारी सिंह निराला, तो इनका संक्षेप में निराला उपनाम जुड़ा हुआ है ना। सुमित्रा नंदन पंत हैं, तो इनको पंत के नाम उपनाम से लोग जानते हैं, है ना। वो तो विशेष उनकी जो है उनके साहित्य के ऊपर उनको विशेष उपाधि दी गई है उपनाम के। लेकिन संक्षेप में से अगम जी का आपने अगम पढ़ा, ऐसे ही पंत, निराला, प्रसाद और वर्मा, है ना, इस तरह से जो है इनका उपनाम दिया गया आधुनिक वाले में, ये लोग हैं। ठीक है, यस मैम। आप लोग जो बताए वो भी आपका सही है, लेकिन इन हम आधुनिक काल के कवियों को बता रहे हैं। वैसे तो राष्ट्र कवि दिनकर जी को भी माना गया है, गुप्त जी को भी माना गया है ना। और प्रगतवादी कवि हैं, निराला जी को प्रगतवादी कवि भी माना गया है। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, इनका उपनाम अज्ञेय है। ठीक है, तो ऐसे भी उपनाम है जिनको आप बता सकते हैं। तो विशेष उपाधि दी गई है जो है काव्य शिरोमणि और उपन्यास सम्राट जो है प्रेमचंद जी को। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण शुभचिंतकों के लाख समझाने के बावजूद अगम जी ने गांव में ही रहने का निर्णय किया, क्यों? तनवीर बताएंगे आप? तनवीर बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? गांव के शुभचिंतकों ने उन्हें बहुत समझाया अगम जी को, फिर भी वो गांव में रहने का निर्णय उन्होंने क्यों किया?
कोई तो कारण था जो शहर छोड़ के गांव में रहने का उन्होंने निर्णय लिया। अब पहला ही क्वेश्चन से मिलता जुलता उत्तर इसका भी रहेगा। तनवीर, लग रहा है आपने लिखा नहीं। मैम क्योंकि वो प्राची, यस मैम। आप बताइए बेटा। मैम, ग्रामीण शुभचिंतकों के लाभ समझाने के बावजूद अगम जी ने गांव में ही रहने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उनके आंखों के आगे सदैव उन्नत किस्म के गेहूं की बालियां झूमती रहती, संकर मकई के भूरे भूरे बाल लहराते रहते, इसलिए अगम जी गांव में रहने का निर्णय किया। यानी वो खेती हरित क्रांति के प्रभाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खेती कराने का निर्णय लिया और इसी के फलस्वरूप वो सपने दिन रात खेती के ही सपने देखते थे और लोगों को समझाने के बावजूद भी वो गांव में रहने का निर्णय उन्होंने लिया। चलिए अगम जी क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। अगम जी की खेती को सफल बनाने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आप भी कुछ सलाह देंगे कि उनकी खेती सफल रहे? खुशी कुछ सलाह देना चाहेंगी सफल खेती के लिए? बोलिए खुशी। चलिए गौरव, आप ही बताइए। यस मैम, अगम जी की खेती को सफल बनाने के लिए हम यह सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें कुछ दिन गांव में रहकर क्या देखना चाहिए कि कुछ किसान कैसे कुछ उगाते हैं और फिर उन्हें खेती करनी चाहिए। कि मतलब जो पुराने किसान हैं उनकी खेती करने की तकनीक को देखना चाहिए कि खेती में केवल जो है किस तरह से वो खेती करा रही हैं, सफल हो रही हैं। केवल किताब पढ़कर खेती कराना उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। किताबी ज्ञान और अनुभव ज्ञान में क्या अंतर है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। किताबी ज्ञान और अनुभव ज्ञान। रत्नेश अभिषेक पांडे, आप बताएंगे? अभिषेक पांडे, आप बताएंगे किताबी ज्ञान और अनुभव ज्ञान में क्या अंतर है? कौन बताएगा? अभिषेक पांडे नहीं बता रहे हो आप? काव्यांशु, वीडियो ऑन कीजिए। मैम, किताबी ज्ञान और अनुभव ज्ञान में यह अंतर है कि मैम जो ज्ञान हम किताब से लेते हैं उसे अपने दिमाग उसे हम भविष्य में प्रयोग कर लेते हैं। जो हम अनुभव कर ज्ञान लेते हैं वो जो हम लोग अनुभव करते हैं वो ज्ञान सही होता है। अभिषेक यादव, आप बताइए क्या होगा, क्या अंतर है दोनों में? मैम, किताबी ज्ञान और अनुभव ज्ञान में यह अंतर है कि अनुभव ज्ञान में हम अपने रोज के किए हुए कार्य को सही ढंग और रूप से करते हैं और किताबी ज्ञान में यह है कि
कि हम जो किताब से ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से उस कार्य को करते हैं, इसलिए हमारा काम थोड़ा गलत भी हो सकता हाँ, गलत है, भी हो जैसे सकता कि है। किताब कहानी में देखकर हम कोई कार्य करेंगे। अगम जी ने किया था। हाँ, किताब केवल किताब में देखिए, किताब में लिखी तो रहती हैं ज्ञान बातें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम अनुभव के आधार पे ही कर सकते हैं। किताब में हर पॉइंट, हर बिंदु पे नहीं लेखक का ध्यान होता है। कुछ समस्याएं जो सामने आती हैं जो हम अनुभव के आधार पे कर सकते हैं। जैसे खेत में गेहूं बोना, खेत की जुताई करना, बुआई करना, गेहूं बोना, सिंचाई करना, ये सब तो किताब में लिखा है। अब किताब में तो नहीं लिखा रहेगा कि आपके आएंगे चिड़िया खेत की चुग जाएगी या फिर पशु आएंगे चर लेंगे। ये तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं। जहाँ पे जनसंख्या, जब खेती की जमीन जहाँ है वहां से अगर दूर पे जनसंख्या निवास कर रही है तो कोई जरूरी नहीं हर जगह जो है पशु खेत चरने पहुंच जाएं। कहीं कहीं पहुंच सकते हैं, कहीं नहीं भी पहुंच सकते हैं। तो जहां पहुंच जाएंगे वहां जरूरत पड़ेगी खेत की रखवाली करने की। लेकिन जहां नहीं पहुंचेंगे वहां तो कोई जरूरत नहीं, लोग खेती बीज बो आए नहीं देखने जा रहे हैं, निश्चिंत है कि वहां पशु नहीं है। और चिड़िया भी हर जगह नहीं जाती हैं कि हर जगह हर खेत में चिड़िया पहुंच ही जाए, हम गेहूं बोए तो, है ना। वो तो समय यस मैम। और आवश्यकता के आधार पे उतना आपको करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जो समय की मांग के अनुसार हम उसकी पूर्ति करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं, है ना। तो यही अंतर होता है कि किताबी ज्ञान जो है अपरिपक्व होता है और अनुभव का ज्ञान जो है वो परिपक्व होता है, क्योंकि वह बहुत समय तक लोगों द्वारा अनुभव करने के बाद ही वह ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। और किताबी ज्ञान है तो केवल लिख दिया जाता है किताब में, जो पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण होता है ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, आज देश के सामने शहर की ओर पलायन करना एक समस्या बन गई है। कैसे, ये समस्या कैसे बनी है कि लोग गांव छोड़कर शहर को पलायन कर रही हैं? कैसे बनी है समस्या? कौन लोग बताएगा इसके बारे में? खुशी, प्राची, प्राची यस मैम। बताएंगी आप? यस मैम। मैम, बताइए। आज देश शहर की ओर पलायन करना एक समस्या इसलिए बन गया है क्योंकि आज गांव में सब लोग पसंद नहीं करते रहना, वहाँ पे कृषि करना पड़ता है, इसीलिए सब लोग शहर की ओर पलायन करना चाहते हैं। आपके अनुसार अभिषेक पांडे, अब सब अपना अपना विचार बताएंगे। अभिषेक पांडे, अपने विचार बताइए बेटा। मैम, सब लोग मैम गांव छोड़कर शहर इसलिए जा रहे हैं कुछ तो कारण आपके दिमाग में होगा शहर जाने का। आपको ही गांव छोड़ के शहर जाना हो, किस लिए आप जाएंगे? शहर में रहना पसंद करेंगे गांव में? मैम गांव में। गांव में यस मैम। आप बताइए, शहर की ओर पलायन करना समस्या किस प्रकार से बन गई है, क्यों बनी है समस्या? मैम, आज के देश के सामने शहर की ओर पलायन करना एक समस्या बन गई है क्योंकि गांव में लोगों की कमाई नहीं हो पाती, इसलिए शहर पलायन करने के लिए जाना पड़ता है। वेरी गुड। अभिषेक आप बताइए क्यों समस्या बनी है? यस मैम। आज देश के सामने शहर की ओर पलायन करना एक समस्या बन गई है क्योंकि लोग यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पाते और लोगों को अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ
कमाई की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने के लिए वे शहर आकृति, गौरव आप बताएंगे? यस मैम। आज देश के सामने शहर की ओर पलायन करना एक समस्या बन गई है, क्योंकि लोगों को गांव में कोई साधन नहीं मिलता कि हम कैसे कमाएं, और गांव में उतनी सुख सुविधा नहीं होती है जितना शहर में होती है। वे लोग जानते हैं कि शहर में ज्यादा काम मिलेगा और हम ज्यादा कमाई करेंगे, लेकिन गांव में उतना कोई काम नहीं होता है, इसलिए लोग देश से शहर की ओर पलायन करते हैं। खुशी, खुशी, बोलिए, आप भी कुछ बोलिए। कुल मिला के जो है निष्कर्ष यही निकल रहा है कि आज हर गांव में लोग गांव से पलायन करके शहर की ओर जा रहे हैं। मेन कारण यह है कि गांव में वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं लोगों को जो शहर में मिल सकती हैं। और फिर गांव में खेती के अलावा कोई और चीज नहीं है कि जो व्यक्ति करके अपना जीविका उपार्जन कर सके, जबकि शहर में तमाम प्रकार की जो है जीविका उपार्जन करने का साधन उपलब्ध है उन्हें, और शिक्षा, यातायात, सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं और शहर में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए गद्यांश आपके सामने है। अगम लाल जी, अगम ने गांव से बाहर जाकर देखा सचमुच अद्भुत व्यापार। जो बात किताब के किसी पृष्ठ पर नहीं वह खेत पर लिखी है, आधुनिक कविता की पंक्तियों की तरह। और जिस तेजी से उन पखेरुओं की चोट चल रही थी, उतनी तेजी से किसी प्रेस में ऑटोमेटिक कंपोजिंग भी नहीं होती होगी। एक ही घंटे में सब गेहूं चुनकर खत्म कर देंगे। यानी जो पखेरु चिड़िया है ना, पक्षी का पर्यायवाची है पखेरु। इतना जल्दी जल्दी चोट चढ़ा के दाना चुग रहे थे गेहूं के कि उतना तो शायद कोई मशीन भी नहीं चल सकता है। ठीक है, ऐसे ही उनकी तेज गति रह गई। तो उनका अगम जी का विचार था कि एक ही घंटे में सारे गेहूं की जो जितने भी बीज थे खेतों में वो जो है पक्षी चुग कर खत्म कर देंगे। तो चलिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। गद्यांश में अगम जी के साथ कैसा अद्भुत व्यापार हुआ। बताइए गौरव। यस मैम। मैं गद्यांश में अगम जी के साथ अद्भुत व्यापार यह हुआ कि जो चीज किताब पर नहीं लिखी थी वह खुले खेतों में लिखी थी। सारी चिड़िया पूरे खेत में गेहूं के दाने इतनी तेजी से चुग रही थी कि एक ही घंटे में सब खत्म हो जाता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जो बात किताब पे किसी पृष्ठ पर नहीं वह खेत पर लिखी है, आधुनिक कविता की तरह। इन पंक्तियों का आशय मुस्कान आप बताएंगी। मैम, जो बात किताब के किसी पृष्ठ पर नहीं वह खेत पर लिखी है, आधुनिक कविता की तरह। इस पंक्तियों का आशय यह है कि किताबों में वह चीज नहीं लिखी होती है जो लोगों को अत्यधिक करने की आवश्यकता होती है। अपनी फसल की पैदावार अच्छी करने के लिए लोगों को उसकी रखवाली करनी पड़ती है, लेकिन यह पंक्ति किताबों में नहीं लिखी होती है।
या तो लोगों को आवश्यकता अनुसार करना पड़ता है। अगर चिड़िया न आती तो उनको खेत की रखवाली नहीं करनी थी, लेकिन चिड़िया आ गई तो खेत की रखवाली करनी है, देखना है उसको। तो ये जो है अचानक कोई आवश्यकता आ जाती है तो लोगों को उसका उस समस्या का समाधान करना होता है, इसलिए यह पंक्तियां लिखी गई है ना, कि जो चीज किताबों में नहीं होती है वो हमारे सामने हो जाती है। स्थित देखकर अगम जी के हृदय पर क्या गुजरी? अभिषेक पांडे बताएंगे आप। ज्वाइन करते हैं लोग, फिर पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक करते जाते हैं, समझ में नहीं आता है। हाँ, इतने लोग ज्वाइन किए थे, 4 लोग बचे हैं, 4-5 लोग। आदर्श, आदर्श अभिषेक आप बताएंगे, अभिषेक पांडे। यस मैम। हाँ बेटा। स्थित देखकर, कौन सी स्थित? जो चिड़िया खेतों में चुग रही थी, उस स्थित को देखकर अगम जी के हृदय पर क्या गुजरी होगी? आप बता सकते हैं, आप खुद से महसूस कर सकते हैं। मैम उनको दर्द हुआ होगा। दर्द हुआ होगा? क्यों गौरव, आप बताइए। यस मैम, मैं स्थित देखकर अगन जी के हृदय पर यह गुजरी होगी कि उन्हें बहुत ही अद्भुत लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने यह नजारा पहली बार देखा था। ये नज़ारा पहली बार देखा, इसका जो उन्होंने कल्पना नहीं की थी। खेती के बारे में किताबों में बहुत पढ़ा, हरित क्रांति से आकर्षित हुए और शहर से गांव खेती कराने के लिए आए, नौकरी चाकरी छोड़ के। अब खेती का जब ये हाल देख रहे हैं कि गेहूं की बुआई करते ही गेहूं की दाने ही जब चिड़िया चुग जाएगी तो कैसे खेती होगी? जब खेत में बीज ही नहीं बचेगा तो खेती क्या होगी? खाक होगी। यह सोचकर अगम जी का हृदय बहुत ही व्यथित हो गया, बहुत ही उन्हें कष्ट हुआ, अपार दुख हुआ उन्हें। चलिए, उपयुक्त गद्यांश किस पास से लिया गया है तो सबके सामने है। पाठ का नाम अकलिया भैंस। दोनों में से कौन बड़ा होगा? यही तो, अकलिया भैंस, यही पाठ से लिया गया है। चलिए, बातें भाषा की देखते हैं हम। अब तक आपने क्रिया व काल के भेद के बारे में पढ़ा, पिछले चैप्टर में। क्रिया कितनी प्रकार से होती हैं, काल के कितने भेद हैं, याद है? कितने लोगों को याद है? यस मैम। बताइए, गौरव बताएंगे, बताइए। मैम 3। काल के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन मैम से? 3। मैम भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। हाँ। और क्रिया के कितने भेद हैं? आदर्श, आदर्श, अभिषेक पांडे, क्रिया के कितने भेद हैं बेटा? कर्मक क्रिया का आकर्मक और सकर्मक, है ना? मुख्य ही है। तो चलिए, यस मैम। हाँ देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे वाच्य, परिभाषा व भेद। वाच्य क्या होती है? दिए गए वाक्य पढ़ें और उनके कहने के ढंग में निहित अंतर पर गौर करें। खंड का रिया पत्र लिखती है, एक खंड का है, रिया द्वारा पत्र लिखा जाता है। राहुल पतंग उड़ाता है, राहुल द्वारा पतंग उड़ाई जाती है। पक्षी उड़ता है, पक्षी से उड़ा जाता है। देखिए, यद्यप खंड का और खा के वाक्यों में कही गई बात एक ही है, पर उसमें थोड़ा अंतर है ना? क्या अंतर है?
खंड का में दिए पहले और दूसरे वाक्य में क्रिया का लिंग या वचन कर्ता के अनुसार है, अतः ये वाक्य कृतवाच्य प्रधान है। पहले दूसरे वाक्य में क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार है। राहुल पतंग उड़ाता है, राहुल द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, कर्ता राहुल है ना। यहाँ रिया करता है, तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार है, अतः ये कौन सा प्रधान है? कृतवाच्य प्रधान है। और खंड खा में दिए पहले और दूसरे वाक्य में क्रिया का लिंग या वचन कर्म के अनुसार है। खंड का में और खा में देखिए, खंड खा में दिए पहले और दूसरे वाक्य में क्रिया का लिंग या वचन कर्म के अनुसार है, अतः ये वाक्य कर्मवाच्य है। पहला है कृतवाच्य और दूसरा है कर्मवाच्य। खंड का में ये कृतवाच्य है और ये है कर्मवाच्य। और खंड का और खा में दिए गए तीसरे वाक्य में कोई कर्म नहीं है, पक्षी उड़ता है, कोई कर्म नहीं है और न ही कर्ता का लिंग निश्चित है। ऐसे में क्रिया का लिंग भाव अनुसार है, अतः ये वाक्य भाववाच्य है। पक्षी में लिंग, पक्षी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं, है ना। तो कोई लिंग में निश्चित नहीं है कि निश्चित है, इसमें कोई कर्म नहीं है। पक्षी उड़ता है या उनका कार्य है, पक्षी से उड़ा जाता है, इसलिए यह भाव प्रधान वाक्य है, भाववाच्य प्रधान है। यानी कहने का मतलब खंड का के जो पहला और दूसरा वाक्य है इसमें क्रिया का लिंग या वचन कर्ता के अनुसार है, इसलिए यह कृतवाच्य प्रधान है। और खंड खा में पहले और दूसरे वाक्य में क्रिया या लिंग का लिंग या वचन कर्म के अनुसार है, इसलिए कर्मवाच्य है। और खंड का और खा में तीसरा जो वाक्य है ये दोनों में कर्म नहीं है और न कर्ता का लिंग निश्चित है, इसलिए यह भाववाच्य प्रधान है। तो अब हम देखते हैं उपयुक्त आधार पर आप कह सकते हैं कि कर्ता कर्म या भाव अनुसार क्रिया के लिंग या वचन का निर्धारण ही वाच्य कहलाता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य यानी जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन कर्ता के लिंग या वचन अनुसार निर्धारित होता है वह कृतवाच्य प्रधान वाक्य कहलाते हैं। जैसे अभिनेत्री अभिनय करती है, फल वाला फल बेचता है, तो वह कृतवाच्य है। ठीक है, इसमें क्रिया का लिंग या वचन कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार होता है। कर्ता यानी काम को करने वाला। ठीक है। अब दूसरा है कर्मवाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन कर्म के लिंग या वचन अनुसार होता है वहां पर कर्मवाच्य प्रधान वाक्य कहलाते हैं। जैसे अभिनेत्री द्वारा अभिनय किया जा रहा है, उसके द्वारा लगा दिया गया है। फल वाले फल बेचे जाते हैं। तीसरा है आपका भाववाच्य, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग या वचन भाव अनुसार निर्धारित होता है वह भाववाच्य प्रधान वाक्य कहलाते। जैसे अब चला जाए, मुझसे उठा नहीं जाता, ये हमारे अंदर भाव है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है। अब चला जाए या पढ़ा जाए, क्या अब खेला जाए, है ना। तो यहाँ पर भाववाच्य प्रधान होगा। तो इस आपको इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना पड़ेगा। इसकी परिभाषाएं आपको विधिवत याद करने होंगे, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, उसी के आधार पे आपको यह वर्क करना रहेगा। खाली स्थान भरे। ठीक है। यस मैम। का खा गा घा यस 3 4 5 ये 5 वाक्य हैं जिसमें आपको खाली स्थान भरना है कर्ता कर्म या भाव अनुसार।
कि लिंग या वचन का निजारा ठीक कहलाता है। इसके लिए आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसलिए आज आपको पूरा वाक्य नहीं करने को देंगे हम। आज का होमवर्क केवल यही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1। बाकी प्रश्न उत्तर तो आप लोग लिख चुके हो? नो मैम, अभी नहीं लिखे हो ना पूरा? मम्मी पूरा मैम। तो एक काम करना, आज उसको छोड़ दो। आज आप उसको पढ़ लेना, बातें भाषा की। अगले सेशन में फिर से हम डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है? यस मैम। अगले सेशन में फिर से डिस्कस करेंगे। आज का होमवर्क जो आप यहाँ छूटा होगा उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 तक किए हो? यस मैम। यस मैम। 5, 6, 7 इसको आज के होमवर्क में कर लेना, ठीक है? इसके अलावा आप बातें भाषा की बढ़िया से पढ़ लेना। उसकी परिभाषा तैयार कर लेना, क्योंकि जब तक परिभाषा अच्छे ढंग से तैयार नहीं होंगी, ये चीज आपके लिए नया है। कृत्यवाच, कर्मवाच और भाववाच्य, ये आपको पहली बार पढ़ना है, इसलिए आप इसको विधिवत पढ़ेंगे, पढ़ के याद कर लेंगे। तो अगले सेशन में इस पे डिस्कस करेंगे हम फिर से, ठीक है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो बेटा आज के सेशन के लिए इतना ही था। देखिए कितने लोग ज्वाइन किए थे और अंत तक सब लोग, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी या किस कारण से आप लोग तो जुड़े रह गए। इसके मतलब क्या आप लोगों को क्या नहीं प्रॉब्लम रही होगी, आप लोग जुड़े हो, बाकी लोग कर चुके हैं। आकृति पांडे, आकृति हमें लगा नेटवर्क नहीं है वहां। तो चलिए बेटा, जो भी होमवर्क दिया गया है आप लोग उसको करेंगे, और उसको भी जो लोग नहीं सुन रहे वो लोग करेंगे भी नहीं। हमें ये भी वो लोग कर चुके हैं, होमवर्क भी नहीं करेंगे। तो आप लोग जो होमवर्क दिया गया उसको कर लेंगे, और फिर कर्मवाच, कृत्यवाच और भाववाच इसके बारे में विधिवत पढ़ लेंगे, ठीक है? कुछ पूछना है मुस्कान? हाँ, जो नहीं समझ में आएगा एक बार दो बार पढ़ेंगे आप लोग तो समझ जाएंगे उसमें परिभाषाओं को देखते हुए, ठीक है? तो बेटा सेशन को हम यही एंड कर रहे हैं। यस मैम। यस मैम। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय मैम। गुड बाय।